बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 डायनामिक्स 1 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट ऑफ द बॉडी। मास और वेट के दरमियान क्या डिफरेंस है हमने वो बताना है। तो इसको हम कॉलम्स की मदद से दरमियान में लाइन लगाकर एक तरफ मास लिखेंगे और दूसरी तरफ वेट। अगर मास की बात करें तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। कि किसी भी बॉडी में मैटर कितनी अमाउंट में मौजूद है उसको हम नाम देते हैं मास का। और फोर्स, वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जिस फोर्स के तहत अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। मास स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। वेट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। मास एक बेस क्वांटिटी है जबकि वेक्टर ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मास जो है वो कांस्टेंट होता है हर जगह पे, यानी कि इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है, जबकि वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट आप कराची में करें वो कुछ और होगा, और अगर मरी में फाइंड करें कुछ और होगा, अर्थ की सरफेस पे कुछ और होगा, मून की सरफेस पे कुछ और होगा। तो वेट चेंज होता है जबकि मास हर जगह पे सेम रहता है। मास का यूनिट किलोग्राम है और वेट का यूनिट न्यूटन है। इसी तरह आप इनका फार्मूला भी लिख सकते हैं। मास का फार्मूला होता है m = f डिवाइडेड बाई a। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से f = ma से m = f/a, जबकि वेट w इक्वल होता है mg के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन है स्पेस में जहां पे, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस वो रीजन, जिस रीजन के अंदर वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, उसको फील्ड का नाम देते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, स्पेस में वो रीजन जिसमें किसी दूसरे मास के ऊपर फोर्स अप्लाई हो, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स, तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे देंगे। यानी कि किसी मास के अक्रॉस वो फील्ड जिस फील्ड के अंदर किसी दूसरे मास के ऊपर फोर्स अप्लाई हो तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि आउटवर्ड होती हैं उस मास के सेंटर से। यानी कि जिस मास की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है उस मास से आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइंस, एरोज ड्रॉ किए जाते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड उसके अक्रॉस मौजूद होती हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है। तो अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई कर रही होती है, यानी कि अर्थ के अक्रॉस ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद होती है। उस फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, यानी कि उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। दूसरी चीज इस क्वेश्चन में क्या पूछी गई थी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर हम फोर्स पर यूनिट मास फाइंड करें तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी कि किसी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है, उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो फार्मूला है वो G = F/m है, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास, और इसकी वैल्यू नियर द अर्थ जो है वो 9.8 न्यूटन पर kg होती है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना 9.8, वही वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की होती है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस टू मेजर मास। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है मास मेजर करने के लिए वो बताना है और क्यों यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो
प्रेफर किया जाता है मास मेजर करने के लिए, उसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो मास को मेजर कर सकता है हाई डिग्री प्रिसीजन के साथ, यानी कि उसको इजीली कैलिब्रेट भी किया जा सकता है और जो उसकी मदद से आंसर आएगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इंस्टेंटेनियस रीडिंग्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो मेजरमेंट टाइम है वो रिड्यूस होता है, यानी कि टाइम, कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं यूज़ होता इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से। तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो डिजिटल डिस्प्ले देते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑपरेट करना इजी होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि लेबॉर्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा आपने जनरल स्टोर्स पे भी देखे होंगे, यूटिलिटी स्टोर्स पे देखे होंगे, कैश एंड कैरीज में देखे होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। इसके अलावा किलोग्राम, ग्राम और आउंसेस डिफरेंट यूनिट्स में मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को तरतीब दी जाती है। उसके बाद अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन की बात करें, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, जिसका वेट हमने मेजर करना होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के पैन में रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसमें स्ट्रेन गेज यानी कि स्प्रिंग्स यूज किए गए होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर रखा जाता है उसका जो वेट है वो सेंसर्स मेजर करके उसको डिजिटल फॉर्म में हमें रीडिंग्स की सूरत में सामने नजर आता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो इसको इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को, इसलिए इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम का क्या रिलेशन है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले इसकी अगर हम स्टेटमेंट देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और वो जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के। जो फोर्स होगी, जो उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, वो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। यानी कि अगर हम इसको प्रूव करें तो कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स F एक्ट करती है, तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होता है और उसकी वेलोसिटी vi से vf में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसकी जो वेलोसिटी है टाइम t के बाद vf हो गई। pi और pf इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हो अगर उस बॉडी के, तो हम क्या देखते हैं कि जो मोमेंटम का फार्मूला है P इक्वल टू mv, उस हिसाब से इनिशियल मोमेंटम pi इक्वल हो जाएगा mvi के और फाइनल मोमेंटम pf इक्वल हो जाएगा mvf के। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p किसकी इक्वल आ जाएगा, pf माइनस pi के। तो pf और pi की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट करेंगे, तो वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, इक्वेशन डेल्टा p इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा कि दोनों तरफ हम t से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा p डिवाइडेड बाई t इक्वल हो जाएगा mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t के। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा तो m इंटू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t आ जाता है। vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t एक्सेलरेशन की इक्वल होता है, तो डेल्टा p बाई t इक्वल होगा ma के। ma जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, फोर्स के, तो डेल्टा p बाई t इक्वल हो जाएगा f के, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल आ जाएगा फोर्स के। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज। हमने डिफाइन करना है आइसोलेटेड सिस्टम को, इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, यानी कि उस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो बॉडीज जो एक दूसरे का साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, वो आइसोलेटेड सिस्टम, उसका जो मोमेंटम है वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा।
यानी कि टकराने से कोई भी एक सिस्टम है ना जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो सिस्टम में लेट्स सपोज अगर दो बॉल्स हैं तो वो दो बॉल्स टकराने से पहले और बाद में इनिशियल और फाइनल जो मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। कंसीडर करते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है दो स्फेयर्स का, जिसमें एक का मास m1 और दूसरे का मास m2 है। पहले जो ऑब्जेक्ट m1 है उसकी वेलोसिटी u1 है और जो m2 है वो u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसके साथ साथ u1 की वेलोसिटी जो है वो u2 से ग्रेटर होगी। अब जब m1 m2 को अप्रोच करेगा, u1 वेलोसिटी ज्यादा थी तो ये रोल डाउन करता हुआ इस m2 को जब हिट करेगा तो उससे क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जो है मास m1 का m1 u1 होगा और इनिशियल मोमेंटम जो है मास m2 का m2 u2 हो जाएगा। मोमेंटम का फार्मूला P इक्वल टू mv होता है ना, तो m की जगह पे m1 और वेलोसिटी की जगह पे u1, m2 के लिए m2 u2 हो जाएगा। इसी तरह जब ये ऑब्जेक्ट टकराते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले जो होगा m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराएंगे, ये आप देख सकते हैं बिफोर कोलिजन था, ये ड्यूरिंग कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। जब इनका कोलिजन हो गया तो तब क्या हुआ, इनकी वेलोसिटीज मास वही m1 और m2 हैं, वेलोसिटीज इनकी चेंज हुई हैं, v1 और v2 हो जाएंगी। जब इनकी वेलोसिटीज चेंज होती हैं तो उससे क्या होगा कि वेलोसिटीज चेंज होने से इनका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम मास m1 का m1 v1 हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम मास m2 का m2 v2 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो सेम रहता है, तो इसका मतलब ये है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये इक्वेशन जो है हमें क्या शो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व रहा है। और यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। तो यहाँ तक इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।